हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आपको बाकी वीडियोस की तरह एक पहेली मिलेगा, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या उसका आंसर होगा। ओके, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ये सब चीज़ें देखी थी मैंने। उसका प्रैक्टिस आप कीजिए। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराऊंगा तो वो अच्छा नहीं है आपको। उससे बेटर रहेगा कि आप खुद से क्वेश्चन घर पे कीजिए, है ना, और वो बताइए। तो आज हम लोग नया चैप्टर देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का चैप्टर कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में या लास्ट जब आप 7th में होंगे या उससे निचली कक्षा में होंगे तो आपने सिंपल इंटरेस्ट देखा होगा क्या होता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जैसे आपने किसी से 100 रुपये लिए, तो अब 100 रुपये आपने लिया, तो आपको उसके बदले में मीन्स कुछ दिन बाद आप दोगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है वो कई बार सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, और अलग अलग तरीके से दूसरे टाइप से वो पेमेंट करना पड़े वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था कि अगर आपने सपोज 100 रुपये लिए किसी से, तो 1 साल बाद उसने बोला कि रेट ऑफ परसेंटेज जो होगा वो 10% होगा। अब प्रतिशत का मतलब पता है आपको, परसेंट होता है ना। मतलब 100 रुपये में मैं 10 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लूंगा, तो आपको 1 साल बाद उसने क्या बोला, 10% पर एनम, मतलब 1 साल में या पर ईयर, मतलब 1 साल में 100 रुपये पे 10 रुपये ज़्यादा लूंगा मैं आपसे, है ना। तो अगले एक साल बाद उसको आप से इंटरेस्ट वो कितना लेगा आफ्टर 1 ईयर, बताइए। आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट कितना लेगा उससे आपसे? 10 रुपये लेगा, है ना। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, मतलब आपको कितना पे करना पड़ेगा उसे? 100 रुपये वो हो गया और 10 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 1 साल बाद 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो 2 साल बाद 20 रुपये एक्स्ट्रा, 3 साल बाद 30 रुपये एक्स्ट्रा, 4 साल बाद 40 रुपये एक्स्ट्रा, 100 रुपये पे, हाँ 100 रुपये पे। तो अगर टाइम टी ईयर्स हो जाए, देखो आप हर साल में परसेंटेज में वो नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 1 साल बाद 10 रुपये ही, 2 साल बाद 20 रुपये, 10 गुना 2 हो गया ना। 3 साल बाद 30 रुपये, 10 गुना 3 हो गया। तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट उसे बोलते हैं ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपये की बात हो रही है ना। 100 रुपये पे उतना बढ़ेगा। तो जितना पैसे बढ़ाओगे, मान लो पी रुपए लिए थे आपने, तो अब पी पे वो परसेंट लगेगा ना, है कि नहीं। पी पे R% लगेगा, और टी साल के लिए तो टी ईयर्स के लिए बाय 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज में पता है ना आपको, पी का R% तो वो R/100 हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट ये निकाला करते थे हम लोग, है ना, जो आपको याद होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसे आपने देखा कि 1 साल बाद 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा 100 रुपये पे, 2 साल बाद जो परसेंटेज काउंट हुआ, जो वो पहले साल जो आपने पैसे लिए थे उससे 100 रुपये, उसी पे काउंट हुआ, है ना। दूसरे साल भी 100 रुपये का 10% 10 रुपये ही एक्स्ट्रा ऐड हुआ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे 1 साल बाद आपको 110 रुपये देने थे उसे, तो अब जो अगले साल का इंटरेस्ट होगा वो 110 रुपये पे परसेंटेज लगेगा, मतलब काउंट होगा। आप इस चीज को समझिए, वो किस पे लगेगा? 110 रुपये पे लगेगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल बाद 110 रुपये देना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1 साल बाद 110 रुपये ही देने थे। लेकिन फर्क आता है 2 साल बाद। 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट में 120 रुपये देने थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अब आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना हो गया था? 110 रुपये हो गया था, है ना। तो अब 10% उसने एनुअल बोला था इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, बोलो। सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 110 में लगेगा 10% इंटरेस्ट, तो कितना हो गया? 11 रुपये हो गया। तो अमाउंट आपको 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा? 2 साल बाद अमाउंट 110 रुपये था, उसमें 11 रुपये ऐड होगा ना। अब क्योंकि इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में 11 रुपीज़ लगा है, तो 121 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट में याद करो कितना था? 120 रुपये। तो 100 रुपये में ही ये कितना आ गया? 121, 1 रुपये का फर्क आ गया।
तो आपको ये फर्क अभी कम लग रहा होगा क्योंकि 100 ही रुपए थे, तो आपको लगता है कि 100 रुपये कोई किसी से उधारी लेता है, नहीं, ज़्यादा अमाउंट रहता है तो वो बहुत ज़्यादा का फर्क हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि आपको ज़्यादा पैसे पे करने हैं, या किसी से आप पैसे ले रहे हो, किसी को आपने उधारी दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका फॉर्मूला सब लोग याद करते हैं, तो फॉर्मूला याद करने से उतने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे मुश्किल हो जाएगा होना। तो अच्छा है कि आप इस चीज़ को समझो कि ये होता क्या है ना, ये होता क्या है, वो समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, विदाउट फॉर्मूला मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड दी compound interest, find the compound interest on rupees 5,000 at 10% per annum for 3 years। 3 साल के लिए, मतलब 3 साल बाद अगर 5,000 रुपये मैंने आज किसी से उधारी लिया, तो 3 साल बाद 10% पर एनम के रेट से, मतलब 1 साल में 10% के रेट से कितने रुपए 3 साल बाद मुझे उसे देना पड़ेगा। तो चलो, हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है, कुछ भी नहीं है पता, इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कितने रुपए लिए हैं, प्रिंसिपल लिया है ₹5,000, रेट कितना है, रेट है 10% पर एनम। अब जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया इसका कि हर साल के बाद जो अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट रेट ऐड हो जाता है, तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा। अब सोचो तो कितना होगा, 5,000 गुना 10/100, मतलब 10% ही ना, 1 साल बाद तो 5,000 का 10% आपको एक्स्ट्रा देना है, तो ये 0000 खत्म हो, क्या हो गया, ₹500, 500 रुपये एक्स्ट्रा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ, मैं हर चीज़ पूरा डिटेल में लिख देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आए, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब क्या, कितने रुपए टोटल देने पड़ेंगे। तो 5,000 तो लिया था और 500 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, कितना हो गया, ₹5,500, है ना। अब जो सेकेंड ईयर के लास्ट में हुआ वही, अब फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट हुआ वही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा इस, हेंस देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, ₹5,500। ये उसका प्रिंसिपल अब सेकेंड ईयर के लिए नया बन गया, इस पे पैसे काउंट होंगे। तो अब मैं लिखूंगा इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड ईयर, जैसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए क्या था, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका 10%, है ना, इसका 10% हो जाएगा ना, 550। अब देखो 50 रुपये का अंतर आ गया ना, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 500 ही देना पड़ा था, सेकेंड ईयर 550 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब जो होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,500 रुपये तो हो गया था फर्स्ट ईयर के एंड में, है ना, उसमें एक्स्ट्रा अब कितना लग गया इंटरेस्ट 550 रुपये, तो कितना हो गया रुपीज़, कितना है, ऐड कर लो आप जो भी हो रहा है, 5,500 प्लस कितना हो गया, 6,050, इतने रुपए हो गए, है ना। ये अब अमाउंट हो गया। तो अब प्रिंसिपल फॉर दी थर्ड ईयर, मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहता तो सीधे फॉर्मूला बता देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझो इस चीज को, ये हो क्या रहा है, तो वो प्रिंसिपल हो गया। तो अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट में अलग से काउंट करता है, इंटरेस्ट फॉर दी थर्ड ईयर। तो आप देख रहे हैं कि विदाउट फॉर्मूला भी आराम से ये सब कैलकुलेट किया जाता है, आपको बस पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है। 6,050 इंटू इस पे 10% लगेगा, 0,000 खत्म हो गया, 605, देखो किस रेट से बढ़ रहा है ये, थर्ड ईयर 605 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा उसे। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा,
रुपीज़ कितने पे लगा था 6050 प्लस 605 है ना, रुपीज़ कितना 6655। इतना रुपए उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आफ्टर 3 ईयर्स। कितने रुपए लिया था, 5000 लिया था, देना कितना पड़ा 6655 रुपये। तो अगर यहीं पे आप क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था ना, हेंस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जितना देना पड़ेगा उसे और जितना उसने लिया था उसको माइनस कर दो। कितना हो गया, ₹1655। मतलब कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो 3 साल बाद 1655 रुपए उसे देने पड़ेंगे एज इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो अच्छा एक बार देखते कि सिंपल इंटरेस्ट में कितना देना पड़ता। तो 5000 में 10% रेट के साथ टाइम कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बाय 100 कितना होता 1500 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिर्फ 1500 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ तो 1655 रुपये उसे एक्स्ट्रा देना पड़ा था। आया समझ में, बहुत आसान चीज़ है, आप इस चीज़ को अच्छे से कॉपी कीजिए और इस चीज़ को समझिए। अब इसी का हम लोग ऐसे ही फॉर्मूला भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चलो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। ये भी मैं पूरा निकाल के आपको दिखाता हूं, है ना। आप एक बार फिर से देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे आया। तो मैं क्या करता हूं, फिर से प्रिंसिपल अमाउंट ले लेता हूं कि मैंने किसी से उधारी लिया, P रुपए ले लिया, कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया, R% पे लिया, पर एनम मतलब हर साल P का R% एक्स्ट्रा देना है, मतलब पहले साल के लिए, उसके बाद वो बढ़ता जाएगा। तो वही मैं अब लिखूंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं वही चीज जो इससे पहले क्वेश्चन में किया था, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, है ना, उसको SI1 बोल देता हूं। कितना हो जाएगा, P इंटू R/100 होगा ना, R% ही लगा था ना, तो क्या हो गया PR/100। तो अमाउंट क्या हो गया, उतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू P था ना पहले, प्लस PR/100 क्या आ गया, उसका इंटरेस्ट आ गया। तो देखो P दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, P इंटू 1 प्लस R/100 आ गया। ये अमाउंट उसे देना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो अब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर तो ये हो गया ना, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो गया, जो अभी आया है, क्या आया है वो, P इंटू 1 प्लस R/100, है ना। तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा कि सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था उसका R% है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रखता हूं। तो अमाउंट सेकेंड ईयर के बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर, अमाउंट एट द एंड लिख देता हूं, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो क्या था प्रिंसिपल, P इंटू 1 प्लस R/100 और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, P इंटू 1 प्लस R/100 मल्टीप्लाइड बाय R/100, यही था ना इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ये तो आपने पढ़ा है, P इंटू 1 प्लस R/100 दोनों में कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा R/100। तो देखो 1 प्लस R/100 1 प्लस R/100 मिलके क्या हो गया, स्क्वायर कर दो, ये होल स्क्वायर हो गया। तो अब इस चीज को आप ऑब्जर्व करो। तो अगर 3 साल बाद ये क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, करके आप चाहो तो देख लेना। 4 साल बाद क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, है ना। 4 साल बाद पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रोसीडिंग इन दिस वे द अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स, है ना, या T ईयर्स, आपको T के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगा तो मैं T लिख देता हूं, टाइम को T लिख देता हूं ना, T ईयर्स विल बी अमाउंट इक्वल्स टू क्या था, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, जितने टाइम के लिए पावर T। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किया, मतलब निकाला
कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर T। अब ये देखो, आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, भूल भी गए तो देखो मैंने किया कैसे है इसको, है ना। इस चीज को समझो तो फिर बहुत आसान है, लेकिन रटने वाला काम करोगे तो फिर कई क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आखिर अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना। ये आपको अच्छे से पता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये अमाउंट आ गया सॉरी, अगर यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पूछा होता तो क्या करते, तो जितना अमाउंट है उससे हम लोग प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते, है ना। टोटल प्रिंसिपल को घटा देते तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता। आया समझ में। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और उसके अमाउंट का फॉर्मूला। अब कुछ और बातें यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो कि आगे क्वेश्चन करने में, अब इस पे बेस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद और बातें देखेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन अगर है, मान लो फाइंड दी अमाउंट ऑफ ₹8,000 for 3 years compounded annually at 5% per annum. Also find the compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकालना है। तो ऐसे मैं लिखूंगा, प्रिंसिपल कितना है ₹8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम, एक साल में 5% एक्स्ट्रा देना है। कितने रुपए पे? 8,000 रुपये पे। पहले साल ही लगेगा, अगर वो सिंपल होता तो हर साल 5% 8,000 रुपये ही लगता। कंपाउंड है तो हर साल प्रिंसिपल चेंज होगा। टाइम कितना है? 3 ईयर्स। तो अब अमाउंट का आप सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या था अमाउंट का फॉर्मूला? P इंटू 1+R/100, या यहाँ पे मैंने स्मॉल r लिख दिया तो स्मॉल r लिख दो, जो आपको ठीक लगे, बाय 100 रेज टू पावर T। तो प्रिंसिपल क्या था? 8,000। 1+R क्या था? 5/100। पावर क्या कर दो? टाइम 3। ये इक्वल टू कितना हो गया? आप इसको कैलकुलेट करो आप, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये कितना हो गया? 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 20 कितना हो गया? 8,000। ये तीनों मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? रुपीज़ करके देख लेना आप, 9261 आएगा। तो ये अमाउंट उसे वापस देना पड़ेगा 3 साल बाद। तो उसने अमाउंट के अलावा और क्या पूछा था? कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा था। तो मैं CI भी लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया? ₹9261 माइनस कितने रुपए थे प्रिंसिपल? 8,000। कितना बचा? ₹1261। इतना रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट बना उसका, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक और मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसी पे बेस्ड होमवर्क है। फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,400, है ना, फॉर 2 years compounded annually at 7.5% per annum। ये होमवर्क है, आप इसको कीजिए, ठीक है। अब इसी में एक थोड़ा सा मैं इनोवेटिव सा क्वेश्चन देता हूं कि अगर सवाल ये होता, अगर क्वेश्चन मैं आपको अभी मैं करके दिखाऊंगा, ये एग्जाम्पल है, ये फाइंड दी अमाउंट ऑफ ₹12,000, ठीक है, आफ्टर 2 years compounded annually, the rate of interest being 5% per annum। पर annum को P.A भी लिख देता हूँ। ड्यूरिंग, अब यहाँ पे देखना, ड्यूरिंग
दी फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल 5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा पर एनम, एक मिनट, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड, एक मिनट, पर एनम तो लिख दिया था ना, एंड 6% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे बहुत ही अलग थोड़ा सा चेंज हो गया, आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो सवाल क्या है, अब यहाँ पे एक भी लिख देता हूँ, ऑल्सो फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर सिंपल होता कि 2 साल के बाद बताओ कि कितना अमाउंट होगा, अगर 5% पर एनम के हिसाब से उसका इंटरेस्ट रखता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में ये कर दिया कि पहले साल तो 5% लगता है, दूसरे साल 6% लगता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आप फॉर्मूला अगर याद करके आओगे तो नहीं हो पाएगा। ये टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि अच्छा हर साल होता क्या था, है ना, मतलब कि हर साल किस तरह से चेंजेज आता था, कैसे वो दूसरे साल के लिए पहले साल के बाद का अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता था, वो चीज़ें पता होंगी तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो चलो इसके लिए मैं ऊपर जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने फॉर्मूला आखिर डिराइव कैसे किया था। तो ये रहा फॉर्मूला। डिराइव करने के लिए आप देखो यहाँ पी आर इंटू 1+r/100 आया था, है ना। ये प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये आया था, पहले साल r% लगा, तो उसी को पहले साल में अब इंटरेस्ट रेट चेंज कर देता हूं। पहले साल में बोल देता हूं कि r1% लगा है, तो यहां भी r1 होगा, यहां भी r1 होगा, यहां भी r1 होगा, है ना, यहां r1 हो जाएगा। और अगर अब सेकेंड ईयर में क्या हो गया, ये तो r1 रहा, ये तो प्रिंसिपल का r1 था ना, सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, P1 r1/100 प्लस P1 r1/100, इधर तो r2 हो जाएगा ना। इसको अच्छे से खुद से आप देखना, तो सेकेंड ईयर का जो यहाँ पे r2% लगेगा ना, समझ रहे हो आप, तो यहाँ पे अब r1/100 और इधर r2/100 हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझे आप, इस चीज को ध्यान से देखो, बार बार देखो तो समझ में आएगा कि अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला बोल सकते हो। मैं इस चीज को लिख भी देता हूं, मैं इस चीज को लिख देता हूं, देखो यहां पे एक एरो मार्क करके, मतलब इंपॉर्टेंट चीज हो गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, if the rate of interest are different for different years, ठीक है, ये पे let r1, r2, r3 for first, second, third and so on years। मतलब कि समझ रहे हो आप, पहले साल के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट r1 हो, दूसरे साल के लिए r2 हो, तीसरे साल के लिए r3 हो, चौथे साल के लिए r4 हो, इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है ईयर्स रिस्पेक्टिवली, देन अमाउंट इज गिवन बाय, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, अमाउंट विल बी P इंटू 1+r1/100 मल्टीप्लाइड बाय 1+r2/100 1+r3/100, है ना, और जितने साल के लिए रहेगा उतने साल के लिए ऐसे बढ़ते रहेगा। तो आप इसको भी याद रख सको तो रख लो, नहीं तो समझ में अगर आ जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि वही है, अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था क्वेश्चन का, ₹12,000, है ना, 12,000 था। उसके बाद 2 ईयर्स के लिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनम, पहले साल के लिए 5%, सो r1 इज 5%, r2 इज 6%। तो अब अमाउंट क्या बोलूंगा मैं, क्या लिखा था, P इंटू 1+r1/100 मल्टीप्लाइड बाय 1+r2/100, तो क्या हो जाएगा, P इज 12,000, 1+5/100 मल्टीप्लाइड बाय 1+6/100। अब इसको आप समझदार हो, आप आराम से इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, चलो मैं फिर भी कर देता हूँ। ये 20 हो जाता है तो 21/20, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 से ही कटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा 53/50। इससे भी आसानी से और क्या जा सकता था, यहाँ 20 था तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जा रहा है, 1000 ना, तो ये तीनों जीरो खत्म हो गया। अब ये तीनों मल्टीप्लाई करो कितना आता है, ये आएगा 13,356, ये हो गया अमाउंट।
ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और कुछ पूछा था? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था? ₹13356। प्रिंसिपल कितना था? 12,000। कितना हो गया? ₹1356। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक क्वेश्चन अगर ये रहा था, एक और एग्जांपल मैं कराता हूं आपको। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹31,250 at 8% per annum for 2 and 3/4 years। 2 and 3/4 years। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा इसे प्रिंसिपल इज ₹31,250, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, टाइम इज 2 and 3। यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा लगेगा कि कहीं आगे हम लोग फंस तो ना जाए, तो कितना हो जाएगा? 11/4 years। आपको लगेगा, थोड़ा सा तो फील होगा। फिर आप ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो 31,250 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 रेज टू 11/4। अब तो आप फंस गए। अब क्या करोगे? अब पावर 2 रहता है तो करना आता है, 3 रहता है तो करना आता है, कोई मतलब इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर रहता है तो आप कर लोगे, लेकिन 11/4 का क्या करें? दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, देखो बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक चलो मैं रहने देता हूं। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या है। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर मतलब कि एनुअली ही लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है, एनम है, मतलब एक साल में लग रहा है, तो 2-3 पॉइंट्स लिख देता हूँ एक साथ ही, चलो लिख ही देता हूँ, सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसमें ये सब कुछ कवर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, हाफ ईयरली, तो अपने पास क्या होगा? अगर हाफ ईयरली हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, रेट को ध्यान से देखना, रेट का जो भी वैल्यू होगा वो हाफ ईयरली में फिर आधा हो जाएगा। मतलब कि सीधी बात है ना कि एक साल में अगर 10% लग रहा था तो आधे साल में 5% लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, परसेंट हाफ ईयरली। समझ रहे हो आप? क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली, ये याद रखो आप। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम अगर T ईयर्स था तो अब 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते? 2 हाफ ईयर होते हैं। 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर? 4 हाफ ईयर्स, मतलब 2 × T हाफ ईयर्स। इसका एग्जाम्पल करोगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो आपको हमेशा अब ये देख लेना है कि जब कभी भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो आपको रेट को आधा कर देना है, टाइम को डबल कर देना है। ठीक है, समझे आप? अगर 2 साल के लिए पूछे, यहां पे एग्जांपल से बता देता हूं ना, मान लो 12,000 रुपए होते प्रिंसिपल, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 10% पर एनम और टाइम होता 2 ईयर्स, लेकिन यहां पे लिखा रहता होता कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या करते? तो मैं ऐसे लिखता कि रेट 10% पर एनम है तो कंपाउंडेड एनुअली देखने के बाद ही आप रेट इक्वल टू लिखोगे 10/2% पर कंपाउंडेड एनुअली, मैंने गलत लिख दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिख देता हूं। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली तो फिर तो इजी हो जाता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो पर हाफ ईयर है कि नहीं? समझ जाना आप। और मतलब कितना हो गया? 5% पर हाफ ईयर। प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कितना है? 2 ईयर्स है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 हाफ ईयर्स, है कि नहीं? आधा साल, तो 4 आधा साल हो गया। समझ रहे आप? तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अब नया रेट क्या है? 5, तो 5/100 सोचो
समझ रहे हो, रेट अब 5 बाय करना पड़ेगा, 5/100 रेज टू पावर टाइम कितना, 4 हाफ ईयर, तो ये हो जाएगा। इसको अब आप कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, आंसर पाओ, है कि नहीं। तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट ऐसा ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि क्वार्टर ईयरली भी होता है, मतलब कि एक साल के एक चौथाई में ही आ गया कि हाँ क्वार्टर ईयरली में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए भी मैं पॉइंट लिख देता हूं कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, वी हैव रेट इक्वल्स टू आर बाय 4 से भाग दे देंगे पर क्वार्टरली, है ना। अब वही काम यहां पे क्या हो जाता, क्वार्टरली अगर लिखा रहता तो यहां पे डिवाइड बाय 4 कर देते और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते, है कि नहीं। और टाइम क्या हो जाता, 4n क्वार्टर्स। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। अब तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बेस्ड ये मैंने क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में बात करते हैं कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड annually but time is fraction, यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट 3 and 3/7 years। इतना अजीब सा आ जाए तो सोचो, इसको पावर में टाइम में लिखोगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से। तो अमाउंट हो जाएगा P इंटू जो भी प्रिंसिपल था मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही रहेगा डिवाइड बाय 100। अब यहां पे जितना साल कंप्लीट हो चुका है, कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, 3 साल कंप्लीट हो गया है, तो पावर सिर्फ 3 और एनुअली के दर से ही एक्स्ट्रा कितने साल हो गए, 3/7 ना, एक्स्ट्रा ईयर्स हो गए, तो उसमें कुछ नहीं करना है, रेट में कम कर देना है। एक साल में आर रेट लग रहा है तो एक महीने में कितना रेट लगेगा, R/12। 2 महीने में कितना लगेगा, R/6। 3 महीने में R/4। तो 3/7 ईयर्स में कितना, 3/7 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। देखो बहुत काम की चीज है ये सब। इस तरह से आप आराम से, फ्रैक्शनल भी ईयर हो तो आप कुछ भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, ठीक है। इस चीज को स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होगा, आपको इतना मिक्स कर देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है, तो बताओ 8 महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। वो भी, अब इतने जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए, तो ये काम भी आप आराम से कर सकते हो, है ना। आप सोच के देखना आप कर पाओगे, लेकिन दिमाग होना चाहिए, दिमाग लगाओगे तो। अब वो क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन को चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, आप खुद समझदार हो, कितना लिखूं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 31250 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8/100। कितना साल कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया, पावर 2 और 1 प्लस 3/4 एक्स्ट्रा है तो उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टाइम मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट था, डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करो, आंसर पाओ, है ना। आप सॉल्व करके देखना, मैं आंसर आपको बता देता हूं। अमाउंट का आंसर आएगा 38637, इतने रुपए आएंगे। सॉल्व करके देखना, अब ये तो कर सकते हो ना आप, ये आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लगभग सारे कॉन्सेप्ट मिल चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, तो आपको बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब इसमें दिमाग यूज करो, अलग अलग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप आंसर बिल्कुल बताओ, ठीक है। तो मैं आपके होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं। तो एक क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने शायद कितने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, एक ही दिया है क्या, एक ही दिया है, नहीं 2 दिया है, नहीं एक ही दिया है, ठीक है। एक और देता हूँ, 1-2 और दे देता हूँ। अब क्या इसमें कि लेंदी क्वेश्चन होते तो ज़्यादा क्वेश्चन लिखने में टाइम भी वेस्ट होता है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ, बाकी नोट्स तो आपको अच्छे से बनाना ही है। देखते ये कौन कर पाता है। डिफरेंस बिटवीन the compound interest
and the simple interest on a certain sums, मतलब कुछ रुपए है, आप उसको x एज्यूम कर लेना या p एज्यूम कर लेना, for 2 years at 6% per annum is ₹18. फाइंड दी सम। बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 18 रुपये है, तो बताओ क्या होगा। ठीक है, आप इसको दो डिफरेंट मेथड से कर सकते हो, करो और बताओ। ठीक है, तो अब आपको आराम से ये क्वेश्चन मिल गया, आप आराम से कीजिए। एक और मैं चलो लिख ही देता हूँ होमवर्क। चलो एक और, अ सर्टन अमाउंट सम मतलब वही रुपए हो गया, अमाउंट्स मतलब बन जाता है टू ₹72,900 इन 2 years। 2 साल बाद कुछ रुपए को मतलब अगर छोड़ देते हैं तो वो 72,900 रुपये बन जाता है एट 8% पर एनम के हिसाब से, है ना। कंपाउंडेड एनुअली, एक मिनट, अमाउंट्स टू दिस पर ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड दी सम। बहुत सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ रुपए 2 साल बाद 8% पर एनम की दर से 72,900 बन जाता है, तो बताओ कितने रुपए लगाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप कीजिए और बाकी आपके बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कीजिए, और तभी सीखेगा। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सीखोगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कई सारी चीज़ें आपको कई जगह पे नहीं मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए नहीं जाएंगे, तो आप इसको देखिए और ये कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो अब आज का पज़ल भी बहुत सिंपल है। आजकल पज़ल सिंपल ही मिल रहे हैं और कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं, गुड, अच्छी बात है। तो आज का पज़ल है, 1 रुपए का 40 बर्ड्स, है ना। 1 रुपए में 40 बर्ड्स, 3 रुपए में 1 कबूतर, है ना। उसके बाद आगे 5 रुपए का 1 मुर्गा, ठीक है, 1 मुर्गा। तो बताओ 100 रुपए का 100 रुपए में 100 बर्ड्स कैसे आएंगे, है ना। हाउ, अच्छे से लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना है तो हाउ 100 birds we can buy with ₹100। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आप इसके बारे में सोचो और बताओ। ठीक है, तो आई थिंक मैंने कई बार हो जाता है